हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। 20 जून 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगी कि आप प्रीलिम्स के लिए जो एमसीक्यूज़ होते हैं एंड मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वो एक वेल नोन वेबसाइट है एंड कोई डाउट ही नहीं है इसके लिए। तो टॉपर से रिकमेंडेड है, तो आप ज़रूर से ज़रूर पहले करंट अफेयर्स को सुनिए। हार्डली 15 या 20 मिनट्स की वीडियो होती है, मैं कोशिश करती हूँ 20 मिनट से कम ही रखने की। एंड 20 मिनट्स के अंदर आप इसको कवर करके चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और सिर्फ एक पेज के नोट्स बनाइए पर डे, सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको साथ साथ में याद करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि आज नहीं कल लर्न कर लेंगे, आज के आज ही इनको लर्न करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो फॉलो करेंगे तो कंपाइलेशन में आपको सभी जो पॉइंट्स हैं वो सब सेम ही मिलेंगे, क्योंकि मैं इनसाइट्स आईएएस से टैली करके ही पीडीएफ बना रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें वीडियोस को। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखिए। ओके, तो मैं इसके अंदर वो लगाना भूल गई हूँ शायद। आज जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिए टॉपिक्स कोई बात नहीं। तो ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक है फ्लैग सत्याग्रह। तो ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 18 जून, आज 20 हो गई, ठीक है, तो 2 दिन पहले ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया मध्य प्रदेश के जबलपुर में, फ्लैग सत्याग्रह। अब ये होता क्या है? तो यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, जिनको नेताजी बोलते थे, महात्मा गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, तो ये सब फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, तो इन सब ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनको हिलाया था और सबको एक ये फीलिंग दिलाई थी कि हमें भी फ्रीडम लेने का हक है, ठीक है। तो इसको झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं। भाई फ्लैग का मतलब झंडा ही तो होता है। तो ये 1923 में जबलपुर में एंड नागपुर के अंदर ऐसे किया था उन लोगों ने। तो यहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग थी वो हुई थी जबलपुर में। तो ये एक तरीके से मतलब आग की तरह कंट्री में फैली थी और अलग अलग जगह पे जो लोग थे वो झंडे को फहराने लग गए थे। तो ये एक डिसओबीडियंस की तरह था कि हम आपको फॉलो नहीं करते, हमारे पास हमारी राइट है, हमारी फ्रीडम है, हम अपने खुद का फ्लैग होस्ट कर सकते हैं एंड हम ब्रिटिश रूल को चैलेंज करते हैं। तो इसलिए जो फ्लैग था वो उसको होस्ट किया गया था, ठीक है। तो ये एक तरीका था सिविल डिसोबीडियंस का। जैसे आज के टाइम में पूछा जाए कि आप इसको कैसे शो कर सकते हो, तो जैसे मान लो काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, अगर आप उसके प्रति आपको निंदा है, आप नहीं पसंद कर रही हो, तो ये भी आप तरीका एक लिख सकते हो। अब ये नहीं कि हम अपना खुद का फ्लैग बनाकर वो लॉन्च करने लगे, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये अदरवाइज तो आपको मीन्स पकड़ लेंगे, जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद का नेशनल फ्लैग नहीं बना सकते क्योंकि वो फ्लैग ऑलरेडी इंडिया का है। लेकिन हाँ, हम अपने फ्लैग को हाथ में लेकर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आप मेंस में भी लिखिएगा। तो यहाँ पे जो लोग देखिए उस टाइम पे अगेन उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। खास करके गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी हो गए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए, विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन थी? जिन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो इन सब ने रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया अलग अलग जगह से, और ये सब जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे कि हम सब सिविल डिसोबीडियंस दिखाएंगे। एंड में ब्रिटिशर्स ने एक एग्रीमेंट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एंड दूसरे कांग्रेस लीडर्स के साथ, ठीक है, कि जो भी लोग अरेस्ट हुए उनको क्या कर दिया जाएगा? छुड़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्यूजल ऑफ जजेस। अगर आप कंटिन्यूअसली मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो रेक्यूजल ऑफ जजेस का जो टॉपिक है वो मैंने कई बार कराया है। पहले बताती हूँ न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो इंदिरा बनर्जी जो जस्टिस हैं, इन्होंने अपने आप को एक पिटीशन सुनने से बचा लिया है। 2 बीजेपी एक्टिविस्ट जिन्होंने एलिजिबली मीन्स किसी की डेथ कर दी, फाइल मतलब 2 बीजेपी जो एक्टिविस्ट थे उनकी फैमिली ने पिटीशन फाइल की कि भाई इन्होंने मीन्स मारा है जब वेस्ट बंगाल के अंदर वायलेंस हुआ था। तो यहाँ पे जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी थे वो वहां से हट गई हैं। तो यहाँ पे पिटीशन ये था, देखो जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती है इनोसेंट पीपल की, क्योंकि इलेक्शंस थे, वो हम सब ने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से जो इलेक्शन की वजह से कोरोना वगैरह सबको ताक पे रख दिया गया था। अब टॉपिक ये आता है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रिक्यूजल क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम कीजिए कि आप जज हैं। नाउ आपके इंटरेस्ट में कोई बात हो या फिर कोई ऐसा एक्शन जिसके थ्रू आप मतलब किसी के प्रति जो है वो फेवर करते हुए नजर आए, तो आप वो
जो मीन्स जो केस है आपको वो छोड़ देना चाहिए। सो दैट इज जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या फिर रेक्यूजल, मतलब अपने आप को एब्सटेन करना किसी लीगल प्रोसीडिंग से। ठीक है, क्यों आप किसी केस से पीछे हट सकते हैं? अगर आप किसी पार्टी को फेवर कर सकते हैं या किसी के अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका उस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट है, या आपका जो बैकग्राउंड या जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या आपको कोई पर्सनल नॉलेज है पार्टीज के बारे में, आप किसी को पर्सनली जानते हैं, ठीक है, या कोई रूलिंग कमेंट या कोई कंडक्ट है या कोई एक्स पार्टी कम्युनिकेशन है लॉयर्स या नॉन लॉयर्स के साथ, तो रिक्यूजल कर देना चाहिए, मीन्स पीछे हट देना चाहिए। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं बनाए हुए। जब भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो शपथ लेते हैं तो वो बोलते हैं कि हम बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर, अफेक्शन या इल विल के जस्टिस डिलीवर करेंगे। यहाँ पे एक केस ध्यान रखिएगा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, ये सेम जो आपको मैंने रिपोर्ट है या जो करंट अफेयर है वो आपको सितंबर में भी और अगस्त में भी कराया था, ठीक है। तो ये केस आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था, कि जहां पे भी किसी भी जज का कोई इंटरेस्ट होगा या कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं हो सकती है या रियल डेंजर है या कोई सस्पिशियन है तो जज को उस केस से पीछे हट जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पोल के जो रिजल्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए पोलिंग हुई, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आ गया, अब उसको कैसे आप चैलेंज कर सकते हो एंड कोर्ट्स ने क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक फाइल किया है, एक इलेक्शन पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट में, कि जो असेंबली इलेक्शन हुए, क्योंकि वो नंदीग्राम से लड़ी थी एंड वो वहां पर हार भी गई, ठीक है, वो वैसे तो चीफ मिनिस्टर बन गई लेकिन वो जहां से लड़ी थी नंदीग्राम से वो वहां से हार गई थी। तो अब उनका ये कहना है कि जो शुवेंदु अधिकारी के जो इलेक्शन है वो वॉइड होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मीन्स करप्शन किया, ठीक है, भ्रष्टाचार किया एंड काउंटिंग प्रोसीजर में कुछ गलती की है, किसने? रिटर्निंग ऑफिसर ने, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होते हैं? तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इनको अपॉइंट करते हैं, मीन्स एक तरीके से एलोकेट करते हैं कि आप यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। अब इलेक्शन पिटीशन होती क्या है? रिजल्ट्स आने के बाद यही एक तरीका है जो कि किसी वोटर को या कैंडिडेट को अवेलेबल होता है कि अगर किसी के साथ कोई माल प्रैक्टिस हुई है, चीटिंग हुई है, तो आप इसके थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है हाई कोर्ट के अंदर एंड ये 45 डेज के अंदर अंदर करनी होती है, इसके बाद कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसमें ये कहा भी गया है कि जो हाई कोर्ट होंगे उन्हें फिर जो ट्रायल है वो विद इन 6 मंथ्स करने होंगे, ठीक है। एंड वो देखो फिर लगातार जो होते हैं, इट यूजुअली ड्रैग्स ऑन फॉर मच लॉन्गर, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो कितने लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन ट्रायल विद इन 6 मंथ्स करना होता है। और अगर आपको पिटीशन फाइल करनी है तो कितने दिन के अंदर? 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 45 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स लिखिए आप, जो एक पेज ले लीजिए डेली का, ठीक है, एंड वीडियो को सुनिए एंड मेन पॉइंट्स लिखते रहिए। अब देखिए जो सेक्शन 100 है आरपी एक्ट का, वो ये कहता है कि आप कब कब इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एक तो सेक्शन 123 के बेसिस पे, मीन्स जब लगा हो कि किसी को फोर्स से, क्वार्जन से या करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू किसी को वोट दिलवाया गया है, या इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस, मीन्स जो नॉमिनेशन हुआ है विनिंग कैंडिडेट का वो इम्प्रॉपर है, माल प्रैक्टिस हुई है, काउंटिंग करने में गड़बड़ी की है, या जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के जो लॉज हैं वो फॉलो नहीं किए गए। नाउ अगर कोर्ट ने फाइंड किया कि हाँ माल प्रैक्टिस हुई है, ठीक है, तो फिर फ्रेश इलेक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन थे वो करप्ट प्रैक्टिस के बेसिस पे पाए गए थे, ठीक है। दूसरा एक और केस है, कांग्रेस लीडर के जो सीपी जोशी थे वो राजस्थान असेंबली में हार गए थे 2008 में सिर्फ 1 वोट से। तो ये 2 हाई प्रोफाइल केस के एग्जांपल्स अगर आप मेंस में लिखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए डेली बेसिस पर 20 मिनट्स, सिर्फ आप 20 मिनट्स में वीडियोस को दीजिए, ठीक है, उसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद उसे रिवाइज कीजिए, मेंस के क्वेश्चंस लिखकर देखिए, आपको करंट अफेयर और कहीं से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ अगर आपको कोई एडिटोरियल वगैरह पढ़ना है तो वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अप्रूव किया है। तो ये क्या है? ये सभी फैक्ट्रीज के लिए या जो उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए एक अम्ब्रेला बॉडी मतलब उसके अंदर काफ़ी कुछ इंक्लूडेड है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है, पहला जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था वो 1712 में बना था, डच कंपनी ने बनाया था वेस्ट बंगाल के अंदर एज अ गन पाउडर फैक्ट्री। नाउ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, जैसे मान लो कोई कोई आर्म्स एम्यूनिशन हो गई या कोई एक्सप्लोजिव चीज़ें हो गई, तो क्या इसको चेंज किया जा सकता है? क्या चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग? तो इस प्लान के अकॉर्डिंग 41 कंपनीज ऐसी हैं जिनको न्यू एंटिटीज के अंदर ग्रुप किया जाएगा एंड फिर इनको कहा जाएगा कि भाई ये मतलब डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर काफ़ी सारे आते हैं, बेल के अंदर काफ़ी सारे आते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, तो उन कंपनीज को कैटेगरीज बना दी जाएंगी। ठीक है, नाउ अगर कैटेगरीज बना दी जाएंगी तो इनका एक रीस्ट्रक्चर हो गया। तो कैग के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी कि जो फैक्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन है, एज कैग की एक रिपोर्ट भी आई थी कि ये रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो कैग ने ये कहा कि जो फैक्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है वो टारगेट से कम हो रही है, और जो मीन्स ये टारगेट से 49% ही अचीव कर पाए हैं 2017-18 में। आर्मी की जो डिमांड है वो ज़्यादा है एंड ये मतलब बना नहीं पा रहे हैं इतने एम्यूनेशन वगैरह। तो ये जो इनएफिशिएंसीज है प्रोडक्शन के अंदर, इसको कवर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाने होंगे, ताकि हम कुछ ऐसे एसेट्स बना सकें जो क्वालिटी भी हो, जिनके अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो एंड जो शॉर्ट कमिंग्स हो रही है वो पूरी की जा सके। तो यहाँ पे कंपनीज के पास खुद की ऑटोनॉमी भी होगी कि वो खुद की अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब चिंताजनक क्या बातें हैं? एक तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जहां प्राइवेटाइजेशन होता है तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है। हो सकता है कि वो जो डिफेंस प्रोडक्ट्स का जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसको सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बहुत अनस्टेबल रहती है डिफेंस के अंदर। रीस्ट्रक्चरिंग से इनको ऑटोनॉमी तो मिल रही है, लेकिन अगेन जॉब लॉस का भी डर रहता है। ठीक है, जॉब लॉस का क्यों डर है? क्योंकि देखो कोई पर्सन होगा जो अपने काम को छोड़ के इसके अंदर काम करेगा, मान लीजिए कुछ अच्छा काम नहीं हुआ या फिर नई प्रॉब्लम आ गई तो जॉब लॉस हो जाएगी, वो तो होती है। नाउ दिस यू हैव टू राइट डाउन इन द कंसर्न्स एंड शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट। तो एक न्यू रिपोर्ट आई है, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स। तो ये किसने रिलीज किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब यहाँ पे जो लो या जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड है, 18 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे या जो एडोलेसेंट्स हैं वो ई वेस्ट डंप साइट्स पर काम कर रहे हैं। मीन्स जहाँ पे ई वेस्ट फेंके जाते हैं, ई वेस्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ये हाई इनकम कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है, लो इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर डाल रही हैं। जो ई वेस्ट है उसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर डाले जा रहे हैं एंड उन लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, तो जब वहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड बच्चे ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा डंप पड़ा रहता है, तो वहाँ से बच्चे क्या करते रहते हैं, कुछ 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 ढूंढते रहते हैं। ठीक है, खासकर जो गरीब बच्चे हैं, तो जो काफ़ी सारी जो औरतें होती हैं, एक्सपेक्टेंट जो मदर्स होती हैं, वो भी वहाँ काम करती हैं। तो ये जो ई वेस्ट है इसमें से काफ़ी टॉक्सिन निकलता है, तो प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगा। प्री मेच्योर बर्थ मतलब 9 महीने के बाद एक बच्चा होता है, एंड अगर वो 7 महीने में ही हो गया, 6 महीने 8 महीने में ही हो गया, तो क्या वो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब वो बाहर आएगा तब भी उसको क्या रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा। तो ये जो हैजार्डियस इम्पैक्ट है तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये आपको इंटरव्यू में भी बोलने में काम आएंगे, सब जगह काम आएंगे, तो पॉइंट्स को ध्यान से याद करना शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पे। अब थोड़ा सा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, मेंस में भी आपको यही फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने होंगे। तो ई वेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। कितना वेस्ट जनरेट हुआ 2019 में? 53 मिलियन टन। ठीक है, 53 मिलियन टन वेस्ट जनरेट हुआ। 17% जो है वो ही रिसाइकल हो पाया, बाकी सब जो है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर फेंक दिया गया। ठीक है, तो इससे क्योंकि बहुत सारे अभी तो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, अब बोलते हैं ना जैसे हड़प्पा जब सिविलाइजेशन को खोदा गया, इससे आगे डिपोजिट, तो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जब जैसे आगे के जो लोग होंगे अगर वो खुदाई करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे? स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले के टाइम में राइस हस्क मिले थे, तो ये सब देखने को मिलेगा। अब ई वेस्ट में होता क्या, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या होता है? कुछ भी देखिए, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो पार्ट हो या चाहे स्पेयर्स हो, तो कुछ भी हो। अब इसके लिए किया क्या हुआ है, तो इंडिया के अंदर 2011 से ही जो एथोराइज्ड जो डिसमेंटलर्स हैं, जो रिसाइकलर्स हैं, वही कलेक्ट कर सकते हैं ई वेस्ट। एक रूल भी है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो कि 2017 में लागू कर दिया गया था।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी एक रिपोर्ट आई थी कि 10 लाख टन से भी ज़्यादा जो ई वेस्ट है वो इंडिया में जनरेट हुआ एंड 7 लाख टन इंक्रीज, मतलब पहले 7 लाख टन था एंड एक साल के अंदर अंदर ही कितना हो गया 10 लाख टन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड ओवरऑल कितना है 53 मिलियन। ठीक है, एंड 18 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या इसको प्रोन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन स्टॉर्म्स के लिए क्या बैरियर है एंड उड़ीसा क्या सोच रहा है कि कोस्ट पर, उड़ीसा के कोस्ट पर अगर मैंग्रोव प्लांट्स को ग्रो कर दिया जाए तो साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने यही सोचा है कि मैंग्रोव्स लगा देंगे। अगर हम जैसे साइक्लोन यास आया था जिसका नाम किसने दिया था, तो बताइएगा कि यमन ने दिया था या ओमान ने दिया था, एंड यास का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ से की वजह से जो साइक्लोन यास आया उसकी वजह से जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है तो वहाँ पे जो मैंग्रोव्स थे तो उन्होंने एक बैरियर की तरह काम किया, क्योंकि उड़ीसा के अंदर वैसे ही बहुत सारे डिजास्टर्स आते हैं, साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया। हेल स्टॉर्म, हेल गन मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या होती है। तो आप डेली करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करें। तो मैंग्रोव्स ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स में 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ तक ग्रो किए जाते हैं एंड मोस्टली जो होते हैं वो 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर तक। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट मतलब नमक का जो प्लांट हो, जो नमकीली जो मिट्टी होती है उसको भी ये टॉलरेट कर जाते हैं, मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, श्रब भी हो सकते हैं, सॉल्ट स्मॉल ट्री भी हो सकते हैं। तो इनका जो फिल्ट्रेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। इनका जो रूट सिस्टम है वो कभी कभी बाहर भी आ जाती है, रूट्स आपको ज़मीन से बाहर दिखाई देंगी। एंड जो जो इनके जो सीड्स होते हैं वो ट्रीज में ही अपने आप ही, मतलब ज़मीन से गिरने से पहले ही ट्रीज में ही अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं विविपैरिटी मोड। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा मैंग्रोव्स के बारे में। तो मैंग्रोव्स जो हैं वो वाटर फ्लो या जैसे मान लीजिए सेडिमेंट्स जमा हो गए तो उनको काफ़ी अच्छे से मतलब जकड़ के रखते हैं। बहुत सारी फिशेज जो होती हैं वो वहाँ पर रहती हैं। तो मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, इरोजन कम होता है, सुनामी, हरिकेन, फ्लड इनका प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, फ्लड्स को ये झेल पाते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको फ़ायदा होता है। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, फोना, वाइल्ड लाइफ इन सबको हेल्प करते हैं। फिशेज जो होते हैं वो वहाँ पे ब्रीड कर सकती हैं, वुड्स मिल सकते हैं इनसे, फायर वुड, मेडिसिनल प्लांट मिल सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो सभी फ़ायदे आपको लिख देने हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर से लिंक करके आप ये लिख सकते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने ये भी कहा था कि करीब करीब 50 मिलियन मैंग्रोव जो है वो ग्रो करेंगे सुंदरबन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि साइक्लोन अम्फान भी आया था पिछले साल। चलिए अब फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखेंगे। सबसे पहले इंडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम, तो ये किसने लॉन्च किया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। देखो सर्टिफाई करना है तो सर्टिफाई उसी को करेंगे जिसमें कोई क्वालिटी होगी, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ये लॉन्च की गई थी 2016 में। ICMED 13485 प्लस एक नई स्कीम है जहाँ पे जो भी मेडिकल डिवाइसेज होती हैं, जैसे मान लीजिए सीजर भी हो गई तो वो भी मेडिकल डिवाइस होती है, तो वो कितनी इफेक्टिव है, क्या वो सेफ है, उसकी क्वालिटी है या नहीं है, तो ये स्कीम के थ्रू उसको क्या मिलेगी, वेरिफिकेशन मिलेगी। देन देखिए गल्फ ऑफ एडन, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ गल्फ ऑफ एडन। ये आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, ये ओमान है, ये रेड सी है। ठीक है, ऊपर फिर आपको इजिप्ट और वो मिल जाएंगे, इज़राइल वगैरह। तो ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, ये क्या है? बब एल हदम सॉरी बब एल मंदेब। ठीक है, तो ये मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। तो ये गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है, तो ये है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसके अंदर क्या क्या आता है? एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबोती। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। गल्फ ऑफ एडन आपने देख लिया। अब यहाँ पे जो इंडियन नेवी थी एंड मेड इन इंडिया नेवी एंड यूरोपियन की यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज यहाँ पर हुई, इसको गल्फ ऑफ बैरबेरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने हमने देख लिया भाई, यमन इसके नॉर्थ में है, ये आपको दिख रहा है ना, ये यमन जो है वो नॉर्थ में है। ठीक है, एंड ये डीप वाटर गल्फ बिटवीन यमन नॉर्थ में है, अरेबियन सी ईस्ट में है, जिबोती जो है वो वेस्ट में है, और यहाँ पे गड्डाफी चैनल है, सोकोट्रा जो यमन को कहते हैं, सोमालिया है। ठीक है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। रेड सी को कनेक्ट करता है किससे? बब एल मेंदेब से, एंड ये कनेक्ट करता है अरेबियन सी को। ठीक है, इट नैरोज इनटू द गल्फ ऑफ टडजोरा इन जिबोती। तो ये आप थोड़ा बहुत, और अगर आपको देखना है तो आप मैप पर देख सकते हैं गूगल में, अदरवाइज इतना काफ़ी है। ठीक है, ये सोकोट्रा है यमन का। चलिए नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगा एंड ये बेसिकली आर्मी हो,
एयरफोर्स हो, नेवी हो, उन सबको हेल्प करेगा। एंड ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, किसी इंडिविजुअल सर्विस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। एक यूनिफाइड कमांड है, सबके लिए मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो एक ऑल इन वन टाइप वाली सिचुएशन है। तो इसको इंटीग्रेट करने की बात, ताकि डुप्लीकेशन ना हो रिसोर्सेज वगैरह की, तो शेखतकर जो कमेटी है उन्होंने कहा था कि एक तो आप चाइना बॉर्डर के लिए बना दीजिए, वेस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर के लिए बना दीजिए, साउथ के लिए मैरीटाइम रूल के लिए बना दीजिए। तो एक हाई लेवल कमेटी इसकी बनाने की बात कही थी कि ट्राई सर्विस जो है वो थिएटर कमांड बन सके। सो आज के करंट अफेयर्स डन है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को रेगुलरली देखिए, अपने शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन की, आपको बहुत ईजी हो जाएगा प्रिपेयर करना, ठीक है। साथ साथ में स्टैटिक भी करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।